हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे, है ना। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि आपतित किरण क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में हमने बेहतरीन ढंग से चर्चा की थी और आशा करते हैं कि आप उन सब वीडियो को देख के ही तब इस वीडियो में आए होंगे। अगर इसी तरह की वीडियो आपको अच्छे लगते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए। चलिए, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर होगी या अभिलंब से दूर होगी। इन सब सारी चीजों की चर्चा की थी। हमने कहा था भैया याद रखना है, सघन से अगर विरल में जाएगा, सघन माध्यम से किस में जाएगा, विरल में, तो होगा क्या। देखिए, सघन माध्यम मान लीजिए पानी है और विरल माध्यम मान लीजिए हवा है। अब क्या होगा, ये पानी से जब प्रकाश हवा में जाएगा तो पानी हो गया सघन माध्यम और हवा हो गया विरल माध्यम और ये हो गया दोनों माध्यमों को अलग करने वाली रेखा। तो जब पानी सघन से विरल में जाएगा तो ये अभिलंब हो गया आपका। जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होता है, ये अभिलंब की नहीं और उमड़ता है, ये सीधे निकल जाता है, अभिलंब से दूर हो जाता है। जाना ऐसे होता है, इसको जाता है इसे। अगर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता तो प्रकाश से सीधे जाता, लेकिन हुआ क्या, सघन से विरल में गया, प्रकाश का अपवर्तन हुआ और जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हो जाता है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा। घुमा के कैसे पूछेगा, आपको बतेवे ना करेगा कि कौन माध्यम सघन है और कौन माध्यम विरल है। तो आप लोग तो पता कर लेते हैं कौन माध्यम सघन है, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा, सघन माध्यम कम, विरल माध्यम ज्यादा, सघन माध्यम कम, विरल माध्यम। उल्टा तो नहीं हो गया, उल्टा आप समझ रहे हैं। देखिए, अगर प्रकाश का चाल ज्यादा होगा तो माध्यम पतला होगा, माने विरल होगा, और प्रकाश का अगर प्रकाश की चाल कम होगी इसका मतलब माध्यम घना है। तो इसका मतलब याद रखिए, पानी में प्रकाश का चाल कम है और हवा में प्रकाश का चाल ज्यादा है। इसका मतलब पानी सघन हो गया और हवा विरल हो गया। इस तरह आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। तो भैया देखो, पानी से हवा में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर। लेकिन ज्यादा काम किया हुआ है, कम काम करवाइएगा तो झुकेगा, नहीं झुकेगा, वो दूर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसका उल्टा कर दीजिए, पानी दे दिया और कांच दे दिया। चलो, आपको बताएगा नहीं, छोटा सा बनाते हैं। पानी भी दे दिया और कांच दे दिया और पानी को ऊपर रहने दिया। अब इसमें देखिए सघन कौन है, आप कहेंगे सर कांच सघन है। क्यों? क्योंकि कांच में प्रकाश का चाल कम होता है और पानी में प्रकाश का चाल ज्यादा होता है। तो पानी हो गया भैया विरल माध्यम। पानी कैसा हो गया भैया, विरल माध्यम। अब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा, ये आपका अभिलंब हो गया। ये आपतित किरण सीधे गुजरना था लेकिन थोड़ा सा मुड़ गई, गुजरना ऐसे था लेकिन थोड़ा अभिलंब की और क्या, ये अभिलंब था और ये अभिलंब की और मुड़ गई। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि विरल से सघन में जाएगा तो मुड़ जाएगी या सघन से विरल में जाएगा तो मुड़ जाएगा। आपका मान दे देगा, कहेगा कि पानी से कांच में जाने पर प्रकाश मुड़ेगी या नहीं मुड़ेगी। आप ये देखना कि देखो, अब ये देखना पानी क्या है, पानी विरल है, कांच क्या है, सघन है। तो विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, है ना, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। इन सारी चीजों पे हमने चर्चा किया था कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है। अगर प्रकाश एक ही माध्यम में चलेगा, प्रकाश एक ही माध्यम में चलेगा तो प्रकाश का दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। याद रखिएगा, प्रकाश के दिशा में परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नया डिफिनेशन याद रखिएगा। चलिए, तो हमने कुछ चीजों पे चर्चा की थी और वो हालांकि आप देखे होंगे, नहीं देखे तो पहले इसको जाके देखिए। अब वो चीजें क्या है, आपको बताए थे आपतित किरण, आने वाली किरण, है ना, आपतित आपतित किरण। उसके बाद आपको बताए अपवर्तित किरण, अपवर्तित अपवर्तित किरण, और उसके बाद आपको बताए थे अभिलंब। ये कुछ मेन चीजें थी, है ना। आपतित किरण बताए थे, अपवर्तित किरण बताए थे और अभिलंब बताए थे। बोलिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, इन सारी चीजों के बारे में बताए थे। अब भैया मुद्दा समझिए,
आने वाली किरण को आपतित किरण है ना, उसके बाद हेल जाएगी, पार कर जाएगी, उस किरण को क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। और उसके बीच जो आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है उसी को अभिलंब कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि देखिए, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछेगा और प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछेगा। तो आपसे पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? दो चीज पूछेगा, एक तो परावर्तन के नियम कितने होते हैं, एक पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। एक प्रकाश के परावर्तन के नियम आपसे पूछे जाएंगे और एक प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे जाएंगे। तो प्रकाश के जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। पहला नियम देखिए, पहला नियम याद करिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। याद करिए, उसमें होता था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। उसमें परावर्तित होता था, इसमें क्या होगा? परावर्तित तो होगा नहीं, क्योंकि ये पार कर जा रहा है, तो इसमें अपवर्तित होगा। जैसे ये देखिए, ये हो गया आपका आपतित किरण, साइड में लिख दीजिए आपतित किरण, आपतित किरण। ये आपका हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। दिख रहा भैया ये आपको, है ना? ये हो गया भैया अपवर्तित किरण, है ना? उसके बाद ये हो गया आपका अभिलंब, अभिलंब। तो देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। बोलिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। प्रकाश के परावर्तन में होता था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। परावर्तित बोलने का कारण था क्योंकि उसमें प्रकाश लौट रही थी, इसमें तो लौटती नहीं, प्रकाश सीधे क्या कर जा रही? पार कर जा रही। इसमें लौटेगी भैया? नहीं लौटेगी, प्रकाश पार कर रही है। तो हम बोलेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलिए, तो पहला नियम याद रहेगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है, आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो पहला नियम किसी को भी समझ में आ जाता है और इजीली समझ में आ जाता है। असली दिक्कत मुद्दा होता है इस दूसरे नियम पे। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिसको समझ में आता है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे को समझ में नहीं आता है कि प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, वादा करते हैं आपसे। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं समझाने के। पहला नियम तो समझ में आ गया। चलिए, कह रहा किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के रंग के लिए आपतन कोण की जया, है ना? देखो, जया का मतलब होता है साइन। जया का मतलब क्या होता है? साइन, साइन, है ना? जया का मतलब खेती नहीं होता कि जया जैसे होता है गर्मा होता है, वैसे नहीं ना। जया का मतलब होता साइन, है ना? तो बोला प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपतन कोण की जया, आपको बताए थे आपतन कोण को आई और अपवर्तन कोण को आर। जैसे आपतित किरण को याद है, आपतन कोण को उसमें भी बोलते थे आई और परावर्तन कोण को आर, है ना? इसमें भी याद रखिएगा, जैसे ये दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा है ना? ये हुआ आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन आता है, अपवर्तन कोण कहते हैं। कैसा कोण कहते हैं भैया? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण बोलने का रीजन है, इसका रीजन ये है क्योंकि अपवर्तन कोण कैसे बना? ये हो गया आपका अपवर्तित किरण और ये हो गया आपका अभिलंब। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण बोलेंगे। चलिए, तो मुद्दा समझिए, ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि किन्हीं दो माध्यमों में और प्रकाश के विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया माने साइन आई और अपवर्तन कोण की जया माने साइन आर का मान नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक। इसको म्यू पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? म्यू। म्यू माने होता है नियतांक। आप ऐसे बोल सकते हैं इसको कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है, नियतांक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, है ना? आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, बराबर क्या हो गया? म्यू। देखिएगा, जहां जहां
म्यू बराबर नियतांक कांस्टेंट, म्यू बराबर कांस्टेंट। बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको छाप सकते हैं, है ना। चित्र बना देते हैं आपके लिए, आप इसको छापिए, उसके बाद ही देखा जाएगा कुछ आगे, है ना। जैसे याद करिए, पहला हम क्या लिखे थे, पहला लिखे थे हवा, पहला हवा लिखे थे और दूसरा जल लिखे थे, है ना। यहां तक दिख रहा है आपको, है ना। चलिए देखिए, तो अब प्रकाश आएगी। अब ये बताइए कि मुड़ेगी या नहीं मुड़ेगी। अब देखिए, हवा से जा रहा है जल में, हवा हो गया आपका विरल, हवा कैसा हो गया भैया, विरल, और जल हो गया आपका सघन, जल कैसा हो गया, सघन। अब विरल से सघन में जाएगा, है ना, तो विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यह हो गया आपका अभिलंब। आपतित किरण, है ना, आपतित किरण जब दोनों माध्यमों को अलग करेगी तो वो क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो ये हो गया आपका साइन आई और ये हो गया साइन आर। ये कौन सा माध्यम है भैया, ये जल माध्यम। ये कैसा माध्यम है, जल माध्यम। ये हो गया आपका आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हो गया आपका अभिलंब, अभिलंब, है ना। और ये हो गया दो माध्यमों को अलग करने वाले, ठीक है ना। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। छाप लिए। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को, है ना। देखिए, इसके दूसरे नियम को आप हैश डाल के लिख सकते हैं कि प्रकाश के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, नियम किसको कहते हैं भैया, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को, दूसरे नियम को, प्रकाश के दूसरे नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं। तो ये जो साइन आई बटा साइन आर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो साइन आई बटा साइन आर दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये किसने दिया था, स्नेल ने दिया था। तो सबसे बड़ा बात क्या, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू या कांस्टेंट क्यों लिखा जाता है ना, अभी समझते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहना चाहता है। देखिए, वो कह रहा है कि जो साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू माने नियतांक, माने साइन आई और साइन आर का मान जब भी आप निकालिएगा उसका मान हमेशा नियतांक होगा। कैसे, ये हो गया आपका अभिलंब, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित किरण, ये हो गया साइन आई और ये हो गया साइन आर। अभी आपने छेड़छाड़ नहीं किया और आपने निकाला साइन आई बटा साइन आर, कुछ भी मान आया होगा, मान लीजिए अल्फा आया होगा, अल्फा आया होगा, आपने क्या किया, साइन आर का मान बदल दिया, आने वाली जो किरण का मान था आपने चेंज कर दिया। अगर याद रखिएगा आपतित किरण चेंज करिएगा तो ऑटोमेटिक अपवर्तित किरण जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माने आपतन कोण का मान बढ़ाइएगा तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे एक बात बताइए, जैसे ये है, अब ऐसे समझिए, जैसे जैसे आधा इधर कर देते हैं, जैसे जैसे हम इस मार्कर को ऐसे झुकाते जाएंगे ऊपर वाला कोण बढ़ते जाएगा तो इधर वाला भी कोण बढ़ते जाएगा। माने साइन आई का मान बढ़ेगा तो साइन आर का भी मान बढ़ेगा। समझिए, अगर आपको ऐसे समझाए ना, जैसे ये दो मार्कर यहां पे ऐसे बना दिए तो ये हो गया आपका आपतित किरण, ऐसे आया प्रकाश झुक, ये हो गया, है ना, मुड़ गया। अब ये हो गया, ये ऊपर वाला आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। अगर आपतित किरण को थोड़ा ऐसे मुड़ाइएगा तो ऑटोमेटिक ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ज्यादा झुकाइएगा और ऐसे बढ़ जाएगा, और झुकाएगा और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। माने साइन आई का मान बढ़ाइएगा तो साइन आर का भी मान बढ़ेगा, और साइन आई का मान घटाइएगा तो साइन आर का भी मान घटेगा। मान लीजिए ऐसे घटा दिया, मान कैसे निकलेगा, देखो ये अभिलंब और ये आपतित किरण, इनके बीच ही कोण जो बनेगा वही हम बोलेंगे बढ़ेगा या घटेगा। जैसे ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए तिरछा, तो
भाई साहब देखो आई का मान बढ़ गया ऑटोमेटिक, यहां देखो, यहां ऐसे था पहला वाला में, देखो ये अभिलंब हो गया। आप सोचो, आप इतना वाला कोण को मापो और ये वाला कोण को मापो, ज्यादा आपको कौन सा नजर आएगा, ए वाला केस में या बी वाले केस में? आप कहें सर बी वाले केस में। आपने ए वाले केस की तुलना में बी वाले केस में आई का मान, किसका मान भैया? आई का मान मैंने आपतन कोण का मान को बढ़ाया। जैसे ही आपतन कोण का मान बढ़ाया, ऑटोमेटिक ये जो अपवर्तन कोण है इसका भी मान बढ़ गया। आप देखिए यहाँ पे अपवर्तन कोण आर का मान कम था, लेकिन यहाँ पे आर का मान ज्यादा है। अब फिर आप साइन आई बटा साइन आई बटा साइन आर लगाइए, तो ये लिख दिया साइन आई बटा साइन आर। अब हुआ क्या, साइन आई का मान जैसे बढ़ाए साइन आर का मान बढ़ गया। अब जो आंसर आएगा वो भी अल्फा आएगा, वो भी क्या आएगा? अल्फा। रीजन है पहले साइन आई कम था, साइन आर का भी मान कम था, तो वैल्यू भी कम आया था। साइन आई को बढ़ाए साइन आर भी बढ़ गया, ई बढ़ा यह बढ़ गया, फिर अल्फा मान आएगा। फिर करिए, फिर अगला केस लीजिए, ये हो गया आपका अभिलंब। अभी आप क्या करिए, अभी इस बार कम कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, देखो यहां पे मीडियम साइज में था, यहां पे साइन आई और साइन आर, मान निकाले साइन आई बटा साइन आर, इसका मान अल्फा है। अल्फा मतलब 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 जो भी, और उसका मान अल्फा है। हम आपको पूरा विस्तार में समझाएंगे, ऐसा टेंशन मत लीजिए ना, इसका मान अल्फा है। अब हमने क्या किया, साइन आई के मान को बढ़ा दिया, साइन आई के मान को बढ़ा दिया। ओके जी, चलिए बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिक साइन आर का भी मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर आप साइन आई बट साइन आर का मान निकालोगे, जो मान पहले आया था जो अल्फा था, अभी भी वही क्या होगा? अल्फा ही होगा। उसके बाद आपने क्या किया, ये मीडियम साइज में था, जैसा था उसने लिख दिया और अल्फा मान निकालिए। अभी इस केस में क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण को बढ़ा दिए तो अपवर्तन कोण भी बढ़ गया। इस केस में आपतन कोण को घटाए तो अपवर्तन कोण भी ऑटोमेटिक क्या हो गया? घट गया। अब घट गया, ये मान हो गया आई और ये मान हो गया आई आर। फिर आप लगाइए साइन आई बटा साइन आर, आपको अल्फा ही मिलेगा, आपको अल्फा ही मिलेगा। माना इसमें साइन आई बटा साइन आर का मान नियतांक होता है, माना कभी भी इनका मान बदलने वाला नहीं है। अगर आप साइन आई को बदलिएगा तो ऑटोमेटिक साइन आर भी बदल जाएगा, और साइन आई बटा आर निकालेगा तो अल्फा आएगा। अल्फा माने कुछ भी आ सकता है। उसके बाद साइन आर का मान बढ़ाइएगा, साइन आई का मान बढ़ाइएगा, साइन आर का मान बढ़ जाएगा। फिर जो निकालिएगा उसका मान भी अल्फा आएगा। उसके बाद अगर साइन आई का मान घटाइएगा तो ऑटोमेटिक साइन आर का मान घट जाएगा, है ना, और फिर वही क्या आएगा? अल्फा आएगा, है ना। इसका मतलब स्नेल ने बड़ा अच्छा नियम किया, उसने कुछ नहीं किया, आने वाली किरण से आई कोण और जाने वाली किरण से आर कोण का अनुपात ले लिया और उस अनुपात को क्या कह दिया? उस अनुपात को कह दिया कि ये कांस्टेंट है, ये कभी भी बदलने वाला नहीं है। किसी भी कंडीशन में साइन आई और साइन आर का मान निकाल लीजिए, हमेशा उसका मान बराबर आएगा, कम या ज्यादा आने वाला नहीं है। साइन आई और साइन आर का मान नियतांक होता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक एग्जांपल से लेते हैं, चलिए। ये केस 1 ले लीजिए, ये अभिलंब हो गया, ये हो गया आपका आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित किरण। इसके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होगा? सोचिए। तो ये हो गया आपतित किरण, आपतन कोण, और ये हो गया अपवर्तन कोण, है ना। उसने ये कहा कि हमेशा किसी भी कंडीशन में साइन आई और आर का मान कांस्टेंट होगा। अगर आई बढ़ाइएगा ऑटोमेटिक, ये भैया ऐसे लाइट है ना, आप ऐसे लाइट, ये लाइट ऐसे टॉर्च मार रहे हो,
तो ऐसे टॉर्च मारोगे तो इतना मुड़ेगा, और थोड़ा तिरछा करके मारोगे और थोड़ा दूर भागेगा, और तिरछा करके मारोगे और ज्यादा दूर भागेगा, और कम करोगे और सटेगा, और कम करोगे और सटेगा, और कम करोगे और सटेगा, ये एकदम बीचे बीच मार दीजिएगा, सीधे गुजर जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन में नियम है कि जब प्रकाश दोनों माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ता है तो सीधे गुजर जाता है। तो उसने कहा हमेशा साइन आई और साइन आर का मान कांस्टेंट होता है या नियतांक होता है। इसका कारण भी है क्योंकि अगर आई बदलिएगा तो आर बदल जाता है, आई बदलिएगा तो आर बदल जाता है, आई को घटाइएगा तो आर भी घटेगा, आर को आई को बढ़ाइएगा आर बढ़ जाएगा हर कंडीशन में। जैसे देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये एंगल हो गया आपका 60, ऐसे हम मानते हैं। हालांकि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान बराबर नहीं होता है। देखो जैसे प्रकाश के परावर्तन में होता था कोण आई बराबर कोण आर होता था, ये बात सही है, हम मानते हैं। देखिए हम आपको एग्जांपल समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। मान लीजिए साइन आई भी कितना है, मतलब आई का एंगल है 60 और 60 में तो जाएगा नहीं, मान लीजिए 45 में चलेगा। अब ये हो गया साइन 60 बटा साइन 45, इसका मान निकालिए। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 45 का मान होता है 1/, आधा आधी ले लेते हैं, आधा आधी ज्यादा 20 समझ में आ जाएगा। चलिए साइन 60 का मान ले लेते हैं और इस यहाँ साइन 30, इस आर को 30 ले लेते हैं। चलिए ये साइन 30 हो गया। अब इसका मान निकाले तो आसानी होगा, √3/2 1/2 1/2 1/2 खत्म हो गया, कितना बचा भैया √3 बचा। बताइए साइन आई बटा साइन आर का मान पहला कंडीशन में कितना आ गया √3। अरे भैया अब दिमाग में बैठा लो कि आई को बदलोगे तो आर भी बदलेगा और हर कंडीशन में उसका मान √3 आएगा क्योंकि √3 कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे देखिए अगर जैसे ये वाला एंगल बढ़ाइएगा, बढ़ गया, तो भैया अब ये बतलाओ कि ये अभिलंब हो गया, कौन कहां से मापते हैं अभिलंब से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा। अब ये देख के लग रहा है कि ये वाला एंगल 60 से ज्यादा होगा। जब ये 60 से ज्यादा होगा तो ये वाला भी तो देख के लग रहा है कि ये 30 से ज्यादा होगा, है ना। तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। इस कंडीशन में भी साइन आई और साइन आर का मान √3 होगा। फिर अगर आप इसको मान को घटा दीजिएगा, मान लीजिए एंगल कम कर दिए, 60 से कम हो गया तो ये भी ऑटोमेटिक 30 से कम हो जाएगा। इस कंडीशन में भी साइन आई और साइन आर का मान √3 होगा। यानी याद स्नेल ने कहा था कि हमेशा साइन आई बटा साइन आर का मान नियतांक होगा, मतलब साइन आई का मान बदलने पर साइन आर का मान बदल जाएगा हमेशा। एक बार अगर √3 निकल गया तो याद रखिएगा जैसे जैसे आई बदलते जाइएगा आर बदलते जाएगा और साइन आई बटा साइन आर का रेशियो √3 ही होगा। समझ, आशा करते हैं ये चीज समझ में आ रहा है। चलो आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। साइन आई का मान बदलने पर ऑटोमेटिक साइन आर का मान बदल जाता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। बताइए प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं। अब एक बात है जिसको बोलते हैं निर्गत किरण, है ना। निर्गत किरण समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़े। निर्गत किरण, निर्गत किरण, देखिए निर्गत किरण क्या है। जैसे एक बात बताइए, जैसे ऐसे सोचिए, जैसे ये हवा है, हवा है, ऊपर में क्या है भैया हवा है और नीचे एक कांच है, ये हो गया कांच, ऊपर में हवा है और नीचे कांच है, ये हो गया एक माध्यम और ये हो गया दूसरा माध्यम। अब क्या होगा जब आप टार्च जलाइएगा, तो टार्च जलाइएगा तो क्या होगा, ये हो गया आपको दो माध्यम। देखिए यही है दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा। देखिए इसके जस्ट ऊपर में आपको हवा मिलेगा और इसके जस्ट नीचे में आपको क्या मिलेगा भैया, कांच मिलेगा ना। तो जब प्रकाश की किरण, ये हो गया आपतित किरण, ये आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित किरण।
और ये हो गया अभिलंब। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि टॉर्च को मारेंगे केवल ये कांचे में फंसा रहेगा, कांच के बाहर भी तो हो जाएगा। नहीं, आप एक काम करिएगा, टॉर्च लीजिए, कांच लीजिए, शीशा लीजिए, टॉर्च को पार से ऊपर मारिएगा, हेल के वो बाहर हो जाएगा। फिर वो कहाँ पे आ जाएगा, फिर ये हेल के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर कहाँ पे आ जाएगा, हवा में। तो जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और पुनः दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आ जाती है, इसी किरण को हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं भैया, निर्गत किरण। चलिए लिख देते हैं आपके लिए, लिख सकते हैं आप शॉर्टकट में कि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं। निर्गत किरण कहते हैं। यानी क्या होगा, जब देखिए दूसरा माध्यम में कब जाएगा, जब वो पहला माध्यम होगा। तो जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, फिर दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में निकल जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, निर्गत किरण बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ देखिए, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, चित्र बना देते हैं। देखिए ये हो गया आपका हवा और ये हो गया कांच। फिर कांच के बाहर क्या मिलेगा आपको, हवा मिलेगा। एक कांच को ले लीजिए, मान लीजिए ये एक कांच, जैसे कुछ है नहीं जो दिखा पाए, या मान लीजिए यही कांच, एक कोई कांच साफ करने वाला कांच। तो क्या होगा, जब कांच होगा तो ऐसा थोड़ा कांच अपारदर्शी होगा, जिसके प्रकाश आर पार कर सकता है उसे तो पारदर्शी कहते हैं। ये कांच होगा, जब इसमें आप टॉर्च मारिएगा, टॉर्च क्या होगा, इससे हेल के जाके बोर्ड के पार हो जाएगा। क्या होगा, पहले हवा में था प्रकाश, पहले हवा के प्रकाश किस में था, हवा में, फिर कांच में गया, फिर हवा में निकल गया। इससे जो हवा में जो किरणें निकली, पहले प्रकाश की किरणें हवा में थी, उसके बाद कांच में गई, फिर वो किरणें कांच से क्या हो गई, बाहर हो गई। तो वही है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में निकल जाती है, तो इस प्रकार की किरण को हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। इस प्रकार की किरण को क्या कहते हैं, निर्गत किरण। जैसे ये प्रकाश अभी पहले माध्यम में हवा में है, फिर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, फिर दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में निकल जाएगा। तो इसी किरण को हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं भैया, निर्गत किरण बोलते हैं, है ना। बोलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा क्लास को जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।